अब चालू हुआ कि पहले चालू था? देखिए बेटा, जय हिंद। हमारी एसटी नंबर 30 आपके सामने आ चुकी है। 25 से 75 750 क्वेश्चन आज से हो जाएंगे। बात समझ लो, 750 क्वेश्चन। और एक बात बताएं, अभी आपको अगर हम ये कहेंगे हम 750 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं तो आप कहोगे अरे हाँ पढ़ा चुके होंगे, लेकिन अब तो भाई ये प्रूफ है। 25 एक क्वेश्चन, 30 एसटी, 750 हो गए। अच्छा, जो लड़का 750 क्वेश्चन लिखे होगा उसकी कॉपी भर गई होगी, बात समझो। लेकिन लौंडे क्या करते हैं, इधर चितिर बितिर करके लिखते हैं, उससे उनको पता नहीं चलता कि हम 750 पढ़ डाला। लेकिन जो लड़का प्रॉपर तरीके से कॉपी बना रहा होगा, 750 क्वेश्चन का कलेक्शन होगा उसके पास, अच्छे क्वेश्चंस का। बात समझ लो, अच्छे क्वेश्चन का, फालतू के नहीं का। और विद डिस्कशन है वो 750, मतलब 750 उसने पढ़ लिए हैं। अच्छा, लोग सोचते हैं हम पढ़ कभी नहीं पाते हैं। लेकिन अगर एसटी बैच लिया है और पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, 750 पढ़ चुके हैं, आने 25 हैं पेपर में, 25 आने, 750 पढ़ चुके हो, अभी 1000 1500 हो जाएंगे। 25 में 15-16 तो कहीं जाएंगे नहीं, रट गए होंगे दिमाग में, इसीलिए लड़का पास हो जाता है। बस हमारे प्रैक्टिस बैच को पढ़ने से लड़का पास हो जाता है, ये तुम समझ लो। सिलेक्शन ऐसे नहीं बेटा दिए हैं, ऐसे नहीं मैक्सिमम लड़के सिलेक्ट होते हैं हमारे यहाँ से। क्यों? क्योंकि हम पीछे पड़ जाते हैं लड़कों के ना, कि ये करो, ये करो, ये पढ़ो, इतना मटेरियल इतना अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। अब हमारी ऑफलाइन भी चालू होने वाली है, तो ऑनलाइन की एसटी प्लस ऑफलाइन की एसटी। ऑफलाइन में 1 महीने की जो एसटी कराएंगे वो इतनी गजब कराएंगे, तो सभी लोग ऑफलाइन एसटी भी ले लीजिए। ऑफलाइन एसटी भी आ जाइए, 21 तारीख से स्टार्ट करने आ रहे हैं प्रैक्टिस बैच। 1.5 से 2 महीने का जो टाइम हमको मिला है, उसमें हम ये समझ लीजिए कि इतना धुआं अच्छा कायदे से बढ़िया पढ़ाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आ जाओ सभी लोग, जल्दी से ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑनलाइन तो पढ़ ही रहे हैं, ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए आके। जो भी काकादेव का स्टूडेंट्स है तो काकादेव बैच में आ जाए। अगर आप कर रही है बर्रा या इस ब्रांच में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं आके, वहाँ भी चालू होगी 21 तारीख से। और एक नया वेन्यू हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, रामा देवी में प्रैक्टिस बैच चलेगा। वहाँ सिलेबस बैच नहीं चलेगा अभी फ़िलहाल, वहाँ पे प्रैक्टिस बैच चलेगा एयरफोर्स पेपर के पहले। तो जो लोग रामा देवी के आसपास हैं, रामा देवी वाले जो हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं उनको वेन्यू सेंड कर दूंगा कि कहाँ पे वेन्यू है। रामा देवी के आसपास, सरसौल वगैरह के आसपास के बच्चे जो हैं वो अभी हम उनको कर रही है, ज़्यादा दूर नहीं बुलाएंगे। उनके रामा देवी श्यामनगर के आसपास के बच्चों को वहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो लोग भी हों श्यामनगर कर रहे हैं, श्यामनगर के आसपास, रामा देवी के आसपास, सरसौल के आसपास, वो सब एक दूसरे को कनेक्ट करके बता दीजिए कि सर की एक ब्रांच वहाँ ओपन होने जा रही है जिसमें हम प्रैक्टिस बैच को चालू करेंगे। ओके, चलिए इस नंबर पे आप कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं कि कहाँ से क्या दिक्कत जिसको आ जाए। आगे आते हैं नेक्स्ट, चलिए। एट व्हाट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज 0 बिकम्स ट्रिपल। एट व्हाट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस बिकम्स ट्रिपल। किस ताप पर, देखिए इसका इंग्लिश वर्जन ही है, हिंदी वर्जन नहीं लिया है, नहीं दिया तो हम लिख दे रहे हैं। किस ताप पर आदर्श गैस, किस ताप पर आदर्श गैस का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस का 3 गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम V1 को V मान लें तो T1 कितना है, 273 प्लस 0, 273 केल्विन। और आपसे कह रहा किस ताप पर, मान लिया T ताप पर, T2 हो जाएगा 273 प्लस T, अगर आपने T ताप मान लिया तो, और V2 हो गया 3 गुना 3V, तो V प्रोपोर्शनल टू T, V प्रोपोर्शनल टू T के हिसाब से V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2। तो V1 बटे V2 ऐसे भी कर सकते हो, V1 बटे V2 बराबर T1 बटे T2, 1/3 बराबर T1 आपका है 273, T2 निकालना है आपको, तो T2 बराबर आपका 273 गुणे 3, 3 3 9, 3 7 8, 819 डिग्री सेल्सियस, ये सॉरी 819 केल्विन, ये भी केल्विन में आया। अब अगर आपको T2 निकालना है, स्मॉल T2 निकालना है, तो 819 माइनस 273 करो तो आ जाएगा 546 डिग्री सेल्सियस, 546 डिग्री सेल्सियस। ए नंबर आंसर, इस तरीके से आपका आंसर आ गया 546 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। एक आदर्श पिंड का आयतन प्रसार गुणांक, एक आदर्श पिंड का आयतन प्रसार गुणांक चेक करना है आपको। एक आदर्श पिंड का आयतन प्रसार गुणांक
आदर्श पिंड का आयतन प्रसार गुणांक क्या होगा? तो जो आदर्श पिंड होता है उसका आयतन प्रसार गुणांक आपसे चेक पूछा जा रहा है। आदर्श पिंड का आयतन प्रसार गुणांक क्या होगा? ये क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा इसका। इसका आंसर क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आदर्श पिंड जो होता है, तो आइडियल पिंड का आयतन प्रसार गुणांक आपको याद करना है कि उसका आंसर हुआ इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि देखो आयतन प्रसार गुणांक जो होता है वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबिलिटी। तो मतलब कि संपीडितता का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो संपीडितता जीरो होती है आदर्श पिंड की कंप्रेसिबिलिटी जीरो होती है, इसलिए ये प्रसार गुणांक अनंत आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर तीसरा हो गया, थर्ड हो गया आंसर इसका। ठीक है, आदर्श पिंड का आयतन प्रसार गुणांक अनंत होता है। आदर्श पिंड का आयतन प्रसार गुणांक अनंत होता है, इसको याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है कि ये जो आपको फिगर बना हुआ है, ठीक है, ये आपको जो फिगर बने हुए हैं इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। जिसको ना दिख रहा हो हम बता दे रहे हैं। ये एक ब्लॉक है, देखो हम आपको चित्र बना दे रहे हैं। 5 किलोग्राम और ये हो गया 1 किलोग्राम, ये 5 किलोग्राम हो गया। ये बीच में टी दिया है, ये दिया है 30 न्यूटन 30 न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। आपसे वैल्यू ऑफ टी पूछा, टी का मान पूछ रहा है, टी का मान ऑप्शन दिए गए। ये उपरोक्त प्रश्न में टी का मान बताना है। ये सब आपके सामने फिगर बना हुआ है। टी का मान कैसे निकालोगे? तो टी का मान के लिए हमने आपको बताया था कि जहां पर आपका कनेक्टिंग पिंड है तो वहीं से कट कर दिया करो, ऐसे कट कर दिया। अब टी निकालना है तो टी बराबर, हमने आपसे कहा था जहां पर मेन फोर्स लगा हो उस तरफ का ब्लॉक छोड़ दिया करो, उसके अगेंस्ट वाला लिया करो। तो यहाँ लेना पड़ेगा केवल 1। अब डिवाइड में हमेशा पूरा याद लिखा जाएगा, 1 + 5 गुणे जो फाइनल फोर्स है उसको लिख लेते हैं इंटू 30। तो 1/6 इंटू 30, आंसर आपका 5 न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया। ओके, आंसर आपका 5 न्यूटन आ गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पदार्थ के बने 2 तार ए व बी की लंबाई ए की 2 गुनी और त्रिज्या ए की आधी है। 2 तार हैं ए और बी, उनके ए की दुगनी है। एक ही पदार्थ लिखें, एक पदार्थ का मतलब एक ही पदार्थ है, इसका मतलब रो कांस्टेंट। बी की लंबाई ए की दुगनी, डबल ऑफ लेंथ ऑफ ए, और त्रिज्या ए की आधी है। रेडियस ऑफ बी इज 1/2 ऑफ रेडियस ऑफ ए। विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात ρ1 अनुपात ρ2। तो साफ साफ इसने कह दिया है कि रो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मतलब 1:1, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध पूछा गया है। विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात, विशिष्ट प्रतिरोध अगर उसने एक ही पदार्थ के बने तो विशिष्ट प्रतिरोध कांस्टेंट होगा, रो कांस्टेंट होगा, और रो कांस्टेंट का मतलब 1:1, सीधे आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा।
उपकरण जिसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में रूपांतरित करने हेतु किया जाता है। ये देखिए, अगर ये क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो गलत भी कर नहीं पाओगे, क्योंकि हमने इनको आपको पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। ये पिछली एसटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा 30 एसटियाँ हो गई हैं, अब एक बार बैठ करके सारी एसटी रिवाइज कर डालो, क्योंकि 50% 60% न्यू होगा, 40% पुराना एसटी का रिवीजन होगा। 60% न्यू क्वेश्चंस होंगे और 40% पिछली एसटी के क्वेश्चन से ही मैच करेगा। तो 30 एसटियों को एक बार कस के रिवाइज कर डालिए, जिससे कि क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाएं। ओके, तो अब आपको ये याद रखना कि अगर क्वेश्चन रिपीट फंस जाए तो उसमें समय ना लगे, वो आप डायरेक्ट आंसर में टिक कर दें। तो इसलिए ये क्वेश्चन आ चुका था पहले, इसको हम आंसर क्या है कि अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि प्रत्यावर्ती धारा को एसी को डीसी में बदलने का काम कौन करता है, तो आंसर होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर माने दिष्टकारी, रेक्टिफायर, सी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन, वेग समय ग्राफ की ढाल क्या रिप्रेजेंट करती है? वेग समय ग्राफ की ढाल, बात समझ रहे हैं आप? वेग समय ग्राफ की ढाल क्या रिप्रेजेंट करती है? कभी भी स्लोप की बात आ जाए, ढाल माने स्लोप का मतलब ही होता है y/x। तो याद रखना y/x कहां से मिलता है? जब आप लिखते हो तो पहला वाला y होता है, दूसरा वाला x होता है। वेग बटे समय मतलब कि वेलोसिटी बटे टाइम, वेलोसिटी बटे टाइम का आंसर होता है क्या? स्लोप के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं, तो ये आंसर आ गया एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन आंसर आ गया, तो रटने की जरूरत नहीं, आंसर आ गया निकल के, ए नंबर त्वरण। बेटा सारी एसटी आप पढ़ डालोगे तो ये गारंटी है कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे पेपर में, ये ध्यान रखिएगा। ये एसटी ये बैच जो है आपको सिलेक्शन देगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। 250, 300, 199 रुपये में सिलेक्ट हो गए, ध्यान दो। 199 रुपये में जिन्होंने एडमिशन लिया था, 250 रुपये, अरे 300 में मानो हम कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फीस बढ़ गई, या 100 रुपये ले लिया, 299 हो गए, 300 रुपये में सिलेक्शन हो रहा। 300 रुपये ना देते हो, फेल हो जाते हो तो क्या करते यार? बात समझ लो, अगर एक बार तुम फेल हो गए पेपर में तो अगले 6 महीने बाद ही सिलेक्ट हो गए। 6 महीने बाद पेपर आएगा, मिनिमम से मिनिमम, मैक्सिमम तो कहो साल भर कहो सिलेक्ट ना हो। तो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर मेरा नाम लो। फिर क्यों? क्योंकि 1 महीने की 30,000 सैलरी, ये भी ध्यान दो। 300 रुपये के चक्कर में कितना नुकसान करोगे? 6 महीने का मतलब 6 का 18, बात समझ रहे हैं? 1,80,000 तो ऐसे नुकसान हो गया है। 1,80,000 का नुकसान डायरेक्ट। अगर 300 रुपये दे के सिलेक्ट हो रहे हो तो ये तुम समझो कि अपना नुकसान नहीं कर रहे हो। इसलिए अभी पैसे के बारे में ना सोचो। जो लोग 300 रुपये बचाते हैं वो फिर 300 के रुपये के रह जाते हैं। ध्यान दो, महीने के 300 कमा पाते हैं फिर वो। जो लोग अभी केवल नॉलेज ज्ञान के बारे में कंटेंट देख रहे हैं, अच्छा पैसे नहीं देख रहे हैं, वो सिलेक्ट होंगे, ये ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टमेंट करोगे तभी फायदा होगा। गैस का दाब बढ़ा दें, ये क्वेश्चन भी हम करवा चुके हैं। गैस का दाब बढ़ा दें, प्रेशर का इंक्रीज करा दें, प्रेशर इंक्रीजेस बट ताप ना बदलें, टेम्परेचर कांस्टेंट। प्रेशर इंक्रीज है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड पर क्या इफेक्ट आएगा? याद रखो, तुम चाहे जितना दबाओ लेकिन सामने वाला गर्म नहीं हो रहा। अगर बात समझ लो, मानो दबाने से गर्म होता है तो फिर आवाज़ें निकालेगा, आ ऊ आ ई, कैसी आवाज़ें निकलती है, समझ रहे हो? तो अगर तुम दबा रहे हो सामने वाला गर्म हो गया तो आवाज़ें निकलेंगी, आवाज़ें तेज निकलेंगी, तो ताप बढ़ता है। तो लेकिन अगर पता चला कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्या दबा रहे हो, किसका दबा रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। अब दबाते दबाते उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो गर्म नहीं हो रहा, तो उसका मतलब उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलेगी। बात समझ लो? तो इसलिए दबाना इंपॉर्टेंट नहीं है, दबा करके गर्म करना इंपॉर्टेंट है। गर्म होगा तो आवाज़ें निकालेगा, नहीं तुम दबाते रहो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझ में आ रही बात? तो दबा करके गर्म हो रहा है तो साउंड बदलेगा, लेकिन अगर दबा करके गर्म नहीं हुआ है, तुम चाहे जितना दबाओ उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो गर्म ही नहीं हुआ तो उसका नो इफेक्ट। तो नो इफेक्ट रहेगा आंसर, अनचेंज्ड, सी नंबर, अपरिवर्तित। तो दबाने का इफेक्ट नहीं होता है, गर्म होने का इफेक्ट होता है। गर्म हो गए तो फिर साउंड बदलेगी, नहीं तो नहीं बदलेगी, ध्यान दो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? ये आपके सामने एक इक्वेशन दे रहा है, क्वेश्चन में इक्वेशन दे रहा है, इक्वेशन हम लिख दे रहे हैं। अगर आपको नहीं दिख रही है तो इक्वेशन हम लिख दे रहे हैं। इक्वेशन दी है y बराबर a साइन
ब्रैकेट में लिखा है AT माइनस बी एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन है A साइन AT माइनस बी एक्स प्लस सी। अच्छा कभी भी कंपेयर करो तो A साइन थीटा होता है, मतलब कि ब्रैकेट में थीटा, तो ये पूरा जो ब्रैकेट है वो थीटा है, तो हमने ये सब प्लस करके लिखा है, मतलब AT माइनस बी एक्स प्लस सी। हम ये कह रहे हैं ये पूरा थीटा लेके आ रहा है, जैसे हमने कहा 10 डिग्री माइनस 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो डिग्री 40 10 50 माइनस 20 30 डिग्री, मतलब फाइनल आना तो डिग्री ही है ना, आना तो एंगल ही है ना आंसर। तो ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, तो सी तो डायरेक्ट एंगल हो गया, कोण सी तो डायरेक्ट एंगल हो गया ना, एंगल सी तो तुम्हारा डायरेक्ट एंगल आ गया। और डायरेक्ट एंगल आने का क्या, ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट, ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली, तो ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली, तो सी तो m0 l0 t0, क्योंकि कोण का मात्रक रेडियन होता है, कोण और घनकोण की कोई विमा नहीं होती, कोण विमाहीन होता है, विमाहीन। एंगल जो होता है वो डायमेंशनलेस होता है, तो सी तो डायरेक्ट एंगल आ गया, सी तो डायरेक्ट एंगल आ गया, ये सारी चीजें एंगल ही है, ये सब एंगल है मिलाकर, सी एंगल हुआ, एंगल में कोई विमाहीन होता तो m0 l0 t0। या अब देखो ये तो गलत हो गया, ये दोनों खत्म, अब बचे ये केवल दो बचे हैं, m0 l0 t0। अब सेकंड नंबर पे आ तो bx, अब bx का क्या मतलब है, माइनस का bx, तो b और x यहां पर होता है डिस्टेंस, x मतलब डिस्टेंस, तो x डिस्टेंस है ना, तो ये आपका सब 0 0 है, मतलब कोई विमा नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम इसको b के लिए कुछ ना कुछ हमें लेना पड़ेगा, l लेना पड़ेगा, l की पावर -1 लेनी पड़ेगी, तभी तो ये l से गुणा होकर के l की पावर 0 बनाएगा, तो यहाँ पे हमें l माइनस लेना पड़ेगा, तो बीटा हमारा आ जाएगा m0 l-1 और t0, तब हम x के साथ l के साथ जब गुणा करेंगे तब पूरा 0 बनेगा, तो यहाँ पर b m0 l-1 t0, m0 l हो जाएगी, l-1 होगी, मतलब b नंबर सही है, इसका a नंबर गलत हो गया, क्योंकि l-1 करोगे तभी इंटू l से वो 0 बनेगा, हमें l को 0 रखना है ना, यहाँ पे t है, ये t है, तो यहाँ पे हमें t की पावर 1 लेना पड़ेगा, t की पावर -1 लेना पड़ेगा, तब t की पावर 0, t की पावर t से गुणा होगा तब 0 बनेगा। हमें t0 बनाने के लिए यहाँ पर हमको t से गुणा करना पड़ेगा, t0 बना t की पावर -1, l की पावर -1, हमारा b नंबर इसका सही आ रहा है, क्योंकि सब कुछ एंगल है। आई बात समझ में, हमको एंगल लेना, एंगल में m0 l0 t0 सब कुछ करना है, तो t आपका समय है, x दूरी है, तो जब आप गुणा करोगे तब आपका जब ये आप ले लोगे तभी सबका आंसर 0 बनेगा। सारी चीजें एंगल है, AT पूरा एंगल है, AT पूरा एंगल है, ध्यान दो, क्लियर आई बात समझ में। जैसे हमने आपसे कहा AT को हमने एंगल मान लिया, बात समझो, हमने क्या कर लिया, हमने AT को एंगल मान लिया था, C तो हमारा आ ही गया था, अब हम AT भी एंगल मान लें, तो एंगल मानने का मतलब है m0 l0 t0, अब डिवाइड बाई t जब करोगे तो t ऊपर आएगा तो -1 देगा, तो m0 l0 t-1 या सीधे t-1, तो a बचा a की विमा, a की विमा सीधे तुम्हारी आ गई, a की विमा t-1। तो ऐसे तुम जब bx निकालोगे तो bx भी यही करोगे, m0 l0 t0, तो x डिवाइड बाई, जब b निकालोगे तो डिवाइड बाई l करोगे, m0 l0 t0 डिवाइड बाई l, सीधे l-1 मिलेगा, तो ये b की विमा आ गई, और c तुम्हारा सीधे होता है m0 l0 t0, तो ये तुम्हारा b नंबर आंसर आ गया। अगला देखो, कण a पर आवेश q है और कण b पर आवेश 4q है, कण a पर आवेश q है, कण b पर आवेश 4q है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा आंसर सही होगा, इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो जब आप 4q की बात कर रहे हैं, समान विभवांतर के द्वारा इनकी गतियों का अनुपात, तो पहले गतिज ऊर्जा का अनुपात निकाल लेते हैं हम, a एंड b, तो a और b की गतिज ऊर्जा का अनुपात, a और b, a की गतिज ऊर्जा ½ m a va², और ये हो गया ½ m b vb², और अगर हम इसको qv से, b से qv से मैच करा लें, q ऑफ a v ऑफ a q ऑफ b v ऑफ b, अगर हम अनुपात निकाल दें तो पहले यार हाफ से आप कैंसिल हो जाएगा, फिर इन्होंने ये कहा मास ऑफ m बोथ द पार्ट के लिए सेम, मास सेम है तो ma बराबर mb दे रहा है, लिखते जाओ, ma बराबर mb हुआ तो तुरंत m और mb कट गया, बचा यहाँ पे va² बटे vb²। अब हुआ क्या, q ऑफ a तो q है, लेकिन q ऑफ b 4q है, और इन्होंने कहा विभवांतर सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, पोटेंशियल डिफरेंस समान विभवांतर,
प्रत्येक द्रव्यमान में समान विद्युत विभवांतर, तो विद्युत विभवांतर भी समान है, VA और VB भी सेम है, वोल्टेज भी सेम है, तो VA और VB का मान बराबर है, कट गया। तो यहाँ पे सीधे Q बटे ये Q से Q कट गया, 1/4 गतियों का अनुपात मतलब उनकी वेलोसिटीज का अनुपात, सीधे आंसर आया VA अनुपात VB। ठीक है, ये तो विभवांतर सेम है, ये ना यहाँ से ना समझ लेना, ये तो विभवांतर सेम है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं VA बराबर VB। ये तो ये जो तुम्हारी गतियाँ आ गई VA अनुपात VB बराबर 1:2, ये तो कैपिटल V है विभवांतर, ये कैपिटल V है, VA बराबर VB। ये स्मॉल v माने जो वेलोसिटीज हैं, वेलोसिटी का रेशियो जो है 1:2 आ गया तुम्हारा यहाँ। देखो VA बराबर VB था, वोल्टेज कट गया, मास सेम था, मास कट गया, 1/2 कट गया, तो वेलोसिटी और Q के रेशियो में आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विरामावस्था से 100 वोल्ट विभवांतर पर एक इलेक्ट्रॉन एक अल्फा कण को, अब देखो विरामावस्था से मतलब कि 0 से एक्सीलरेट करना है, तो गतिज ऊर्जा आएगी। अब वोल्टेज 100 वोल्ट विभवांतर पर, तो 100 वोल्ट है लेकिन दोनों के लिए सेम है ना। संवेगों का अनुपात, संवेगों का K बराबर होता है P²/2m, K बराबर P²/2m, और एक इलेक्ट्रॉन और एक अल्फा कण है। तो संवेगों का अनुपात P बराबर हो गया 2m/e⁻k, ये हो गया √2m/e⁻k। तो E के माने गतिज ऊर्जा। अब ये तुम्हारा फॉर्मूला देखो, 2m/q वोल्टेज V, दोनों 100 वोल्ट विभवांतर पे आधारित है, दोनों को 100 वोल्ट से है, तो V तो हट गया, और M और Q की बात आ रही है, और इलेक्ट्रॉन और एक अल्फा कण है। तो अब हम क्या करते हैं, P ऑफ इलेक्ट्रॉन बटे P ऑफ अल्फा कण बराबर √ तो वो 2 से 2 मतलब, तो M ऑफ इलेक्ट्रॉन Q ऑफ इलेक्ट्रॉन M ऑफ अल्फा Q ऑफ अल्फा, रेशियो देखो M ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा, Q ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा। अल्फा जो होता है, अल्फा का मास M अल्फा, M देखो M अल्फा रोक दो, लेकिन जो आवेश होता है अल्फा कण पे 2 इकाई धनावेश हो, डबल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, QE कट गया। तो यहाँ सीधे तुम्हारा √ आया, √me बटे 2m अल्फा, √me बटे √2m अल्फा आ गया, me बटे √2m अल्फा, डी नंबर आंसर। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पहले कहा, अल्फा कण को बाद कहा, इलेक्ट्रॉन को पहले लिया, अल्फा कण को बाद लिया, तो me बटे √2m अल्फा, ये आंसर आ गया। इस फॉर्मूले के तहत सॉल्व करना है, फॉर्मूला बनाना आना चाहिए आपको। फॉर्मूला बनाने के हिसाब से हमारा आंसर जो आ गया me बटे √2m अल्फा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। एक सरल लोलक रेलगाड़ी की छत से लटक रहा है, सरल लोलक की बात है, रेलगाड़ी की छत से लटक रहा है। मान लीजिए रेलगाड़ी की छत से लटक रहा है सरल लोलक, तो इसकी ग्रेविटी नीचे G हो गया, ठीक। A त्वरण से जा रही है, A त्वरण से ये जा रही है। अब डोरी का झुकाव ऊर्ध्वाधर से, तो ये जो झुकाव हो गया मतलब ये इसका रिजल्टेंट आएगा। तो ऊर्ध्वाधर से झुकाव, ये थीटा निकालना है, तो इसको अगर कंपोनेंट में तोड़ोगे तो ये A मिल जाएगा, बात समझो A। तो ये जो थीटा है, ये थीटा, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो tan थीटा बराबर क्या लगाओगे, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाओगे, A/G लगाओगे, tan थीटा बराबर A/G। तो थीटा बराबर क्या आ गया, tan इनवर्स A/G, ये आंसर आ गया। थीटा बराबर tan इनवर्स A/G, थीटा बराबर tan, बी नंबर आंसर होगा, tan इनवर्स A/G, ये इसका आंसर होगा, थीटा बराबर tan इनवर्स A/G। क्योंकि तो एक त्वरण से जा रही है, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो गया, और ये तुम्हारा G काम कर रहा था। यहाँ से ऊर्ध्वाधर से, मतलब क्षैतिज से नहीं पूछा, क्षैतिज से पूछता तो ये बताते, क्षैतिज से पूछता तो ये बताते, क्षैतिज से कोण ये होता है, लेकिन ऊर्ध्वाधर में वर्टिकल लाइन से निकालना है, क्योंकि उसने पूछा है ऊर्ध्वाधर से कोण, वर्टिकल, फ्रॉम वर्टिकल, तो वर्टिकल लाइन ये है, इससे एंगल तुम्हारा थीटा पूछा जा रहा है, तो इसके हिसाब से A/G आएगा, tan इनवर्स A/G।
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं और लड़के नहीं लगा पाते हैं। ठीक, अगला देखो नेक्स्ट, सदिश 2i प्लस 3j मिनट के सदिश के लंबवत है। लंबवत का मतलब समझ रहे हो कि दोनों का डॉट जो होगा वो 0 आएगा। 2i प्लस 3j प्लस 8k इज परपेंडिकुलर टू 4j माइनस 4i प्लस अल्फा k। इसका मतलब इसका जो डॉट होगा, डॉट, इसका डॉट हमेशा 0 आएगा। तो डॉट कराओ, 4 दूनी 8 और फिर 4 तेई 12 माइनस 12, डॉट का मान 0 आना है। इसका डॉट की वैल्यू तुम्हारी समझ, डॉट का वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 4 दूनी 8, 4 तेई माइनस 12 प्लस 8 अल्फा, 8 अल्फा बराबर 0, 12 माइनस 8 माइनस 4 प्लस 8 अल्फा बराबर 0, 8 अल्फा बराबर 4, अल्फा बराबर 1/2। ये आंसर आ गया, अल्फा बराबर 1/2। ये आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का डॉट 0 आंसर आ जाएगा। इनका डॉट प्रोडक्ट कराने से 0 आंसर आएगा। तो डॉट करा दो, 0 आंसर आ जाएगा, बस बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन, एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान इतना है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, न्यूनतम ऊर्जा। तो पहले बात तो डाइपोल की जो ऊर्जा का फॉर्मूला है, डाइपोल की जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है U बराबर P, ठीक है, फॉर्मूला होता है P E cos थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर U मैक्स निकालना है तो थीटा 0 लोगे, पैरेलल के हिसाब से U मैक्स होती PE। U मिनिमम, U जब थीटा 90 ले लेते हो तो 0, क्योंकि कोई बल नहीं लगता, कोई ऊर्जा नहीं। और मिनिमम ऊर्जा जो होती है जब विपरीत दिशा में तो माइनस PE, तो बस माइनस PE लगा दो। मिनिमम, न्यूनतम के लिए माइनस PE ये तब होती है जब थीटा 180 विपरीत दिशा में रखा हो। माइनस P का मान ये दे रहा है, P का मान ये आपको दे रहा है 16 गुणे 10 की घात माइनस 26, और E का मान कितना दे रहा है 10 की घात 4। तो यहाँ से आंसर आया माइनस का 16 गुणे 10 की घात माइनस 22 जूल। ये न्यूनतम की वजह से माइनस में आएगी, 16 × 10 की घात माइनस 22 जूल। मैक्सिमम होती तो यही वैल्यू प्लस की हो जाती। ये फॉर्मूला होता है स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। क्योंकि किया गया कार्य W बराबर PE1 माइनस cos थीटा होता है, तो जो वर्गडन होता है वही स्टोर हो जाता है जाके, ठीक है। तो जो ऊर्जा होती है, अब ऊर्जाओं का अंतर W बराबर PE पहले से होता है, जब पैरेलल और जितना कोण घुमा देते हो तो थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य बराबर ऊर्जा में अंतर। तो दोनों ऊर्जाओं का अंतर करते हैं, PE और PE cos थीटा का डिफरेंस जब निकालते हैं तो PE1 माइनस cos थीटा आ जाता है, तो वर्गडन होता है। लेकिन जो ऊर्जा स्टोर होती है वो दोनों का डिफरेंस, तो ऊर्जा स्टोर होती है PE cos थीटा, तो मैक्सिमम मिनिमम के हिसाब से, ठीक है। अब फोर्स, एक फोर्स दिया गया है और कह रहा है कि डिस्प्लेसेस अ बॉडी इतने मीटर। तो यहाँ पर जो फोर्स की मान है, फोर्स की वैल्यू जो है वो दे रहा है 5i प्लस 3j, और आपसे कह रहा है उसने डिस्प्लेसमेंट कितने मीटर किया है, 2i माइनस j, इतने मीटर डिस्प्लेस कर दिया, इतने न्यूटन का फोर्स है। तो वर्गडन निकालना है, तो वर्गडन बराबर होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो डॉट प्रोडक्ट करना होता है। डॉट प्रोडक्ट करो, 5 दूनी 10, i से i, j से j, 3 1 जा 3 माइनस 3, के वाला है नहीं, बात खत्म, 0। तो सीधे 7 जूल आंसर। फोर्स F 5i प्लस 3j 2i माइनस j, वर्क डन इज 7 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक कार जिसका द्रव्यमान इतना है 36 20 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर इतने मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। तो यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि उसका जो मास है वो तो दे रहा है 1500 किलोग्राम, और जो आर दे रहा है वो 20 मीटर त्रिज्या का पथ है, वृत्ताकार पथ पे चल रही है, और वेलोसिटी उसकी 12.5 मीटर पर सेकेंड, और बिना फिसले मुड़ने का शर्त क्या है, बिना फिसले मुड़े, बिना मतलब गति करे, बिना फिसले मुड़े या गति करे, उसके लिए म्यू बराबर होता है tan थीटा, और ये होता है v²/rg। तो घर्षण गुणांक का मान निकालना, v² मतलब 12.5 गुणे 12.5,
आर हो गया 20 और जी का मान हो गया 10, 2 पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ गया 2, तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 8 40, 8, 25 पंचे 100 बजे, 5 चौको 20, 4, 25/32, 25/32। अब 8 त्रिक 24 होता है, लगभग 8 त्रिक 24 के हिसाब से इसका आंसर तुम अब सॉल्व कर लेना बेटा, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। लगभग अगर हम इसको सॉल्व करें भाई 30 मान लें, बात समझो, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे हमने कहा 25/30, तो ये काला पॉइंट 3 8 24, 0.8 लगभग आया, तो 0.8 ही लगभग आएगा, क्योंकि हमको उसको 0 माना था, थोड़ी सी वैल्यू कम करो तो ये 0.8 ही आंसर ठीक होगा। 0.8 ए नंबर आंसर। अगला देखेंगे, नेक्स्ट। समान द्रव्यमान के दो कण क्रमशः R1 R2 त्रिज्या के वृत्ताकार पथों पे समान चाल से, देखो इसका इंग्लिश वर्जन जो है वो नहीं दिख रहा है, या हमें लग रहा है ऑप्शन की वजह से नहीं लगाया गया कि आप सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, पहली बात। टू पार्टिकल ऑफ सेम मास, दो पार्टिकल हैं ऑफ सेम मास एंड सेम वेलोसिटी, सेम मास सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। फाइंड रेशियो ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स का रेशियो निकालना है, और R1 और अनुपात R1 एंड R2 त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ पर अगर हम सेंट्रीपेटल का बात करें तो F बराबर होता है mv²/r। सेम मास कह दिया तो m से मतलब नहीं, सेम वेलोसिटी कह दिया इससे मतलब नहीं, तो यहाँ सीधे F प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो यहाँ सीधे F1/F2 बराबर R2/R1, ये आंसर आ जाएगा ए नंबर। R2/R1 हो जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। सेम वेलोसिटी कह रहा, सेम मास, m और v से हट गया, बात खत्म, केवल 1/r आया, 1/r आया, तो हमारा आंसर सीधे R2/R1। अगला क्या फॉर्मूला बेस था, एक कण वृत्तीय पथ पर सर्कुलर पथ पे मूव कर रहा है, एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पथ पर मूव कर रहा है, सर्कुलर पथ, वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, वृत्ताकार पथ, जब वो सर्कुलर पथ पर गति कर रहा है, वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, घटती हुई चाल से गति कर रहा है, तो सही कथन चेक करना है। तो सर्कुलर पथ पे स्पीड अगर चेंज हो रही है, मतलब समझ लो स्पीड चेंज हो रही है तो सब कुछ चेंज होगा। अब स्पीड चेंज होने का मतलब है ऑल मैग्नीट्यूड चेंज, अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि अगर स्पीड कांस्टेंट रहती तो कम से कम एक समान वृत्तीय गति होती, तो कम से कम हम कह सकते थे स्पीड कांस्टेंट है तो और भी वैल्यूज थोड़ी कांस्टेंट हो जाती हैं, जैसे अभिकेंद्र बल ये सब। लेकिन अगर स्पीड भी बदल रही है तो अब सब कुछ बदलेगी, बस एक चीज़ है जो कोणीय संवेग नहीं बदलेगा, कोणीय संवेग की दिशा नियत रहती है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम की दिशा सदैव केंद्र की ओर आती है ना, वो कौन, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। इसमें केवल ये वाला आंसर सही है, सही कथन चुनना है तो कोणीय संवेग की दिशा नियत रहेगी, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो स्पीड जब एक केंद्र की ओर, तो उसमें जब स्पीड चेंज हो रही है तो स्पीड में एक स्पर्श रेखीय त्वरण भी होगा और केंद्र की तरफ त्वरण भी होगा, तो दो त्वरण हो जाएंगे। अगर ये स्पीड कांस्टेंट होती तो केवल एक त्वरण होता जो अभिकेंद्र त्वरण होता, वो केंद्र की ओर होता। स्पीड बदलने की वजह से बी नंबर गलत हो गया। कोणीय संवेग नियत रहता, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रह सकता, क्योंकि देखो v1 r1, r भले चेंज हो रहा है लेकिन v का मान चेंज हो रहा है, v की स्पीड की वैल्यू चेंज हो रही है ना, इसलिए क्योंकि कोणीय संवेग का मतलब हो गया mvr, मास तो चलो सेम है लेकिन v चेंज हो रहा है। अब r की वैल्यू नहीं चेंज होगी हमें पता है, लेकिन v तो चेंज हो रहा है, चेंज होने से v की वैल्यू चेंज होने की वजह से ये भी चेंज हो रहा है। घटती हुई त्रिज्या के चक्र का उससे मतलब नहीं, आपका डी नंबर है जो सही है। अगला देखो, r त्रिज्या एवं m द्रव्यमान की एक वृत्ताकार चक्ति के किनारे से गुजरने वाली चक्ति के तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। इसका इंग्लिश वर्जन नहीं है,
तो इंग्लिश वर्जन आपका लिख लेंगे, इंग्लिश वर्जन हम हिंदी में बोल दे रहे हैं। जो लोग इंग्लिश वाले हैं वो पहले क्वेश्चन नोट कर लें, उसके बाद हम सोल्यूशन बता देंगे। पहले हम क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, 8वां नंबर आप कॉपी में नोट कर लो पहले। तो द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क of radius r and mass m about an axis, नोट जरूर कर लेना बेटा, उसके बाद पढ़ करके लगाना। about an axis passing from the edge of the disk, an axis passing from the edge of the disk and normal to the disk is, एक बार फिर से बोल दे रहे हैं द मूवमेंट, ऑप्शन सेम है, ऑप्शन बोलने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से बोल रहे हैं, मैच कर लेना सब लोग। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r and mass m about an axis passing from the edge of the disk and normal to the disk is। अब इस क्वेश्चन को, इसको पेपर में पता क्या करेंगे, हम आपको यहां से एग्जांपल बता रहे हैं, पेपर में इसको क्या करेंगे, स्किप, क्योंकि केवल 1% बच्चे इसका आंसर सही टिक कर पाते हैं जिनको याद होता है। एक पूरा चार्ट है, अगर आप देखोगे ये तुम्हारी जो चैप्टर है एंगुलर रोटेटरी मोशन का चैप्टर है एक, हम इसमें होमवर्क दे रहे हैं, HW दे रहे हैं आज। एक क्वेश्चन अगर तुम्हें तैयार करना हो तो रोटेटरी मोशन चैप्टर में, घूर्णन गति चैप्टर में एक टेबल दी है जिसमें सारी जड़त्व आघूर्ण की टेबल दी है, सबकी जड़त्व आघूर्ण दी है, वृत्ताकार चक्ति का क्या है ना, रिंग वलय, सबका अलग अलग दे रहा है। तो वहां से सबको याद, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। ये I बराबर 1/2 MK, I बराबर जो होता है MK स्क्वायर होता है, सीधे सीधे हम ये बताएं, I का मान MK स्क्वायर होता है, लेकिन K का मान सबके लिए अलग अलग आता है, उसके हिसाब से सारे मान याद होते हैं ये। तो ये अगर आपको याद ना हो तो पेपर में स्किप कर देना, इसीलिए हम कहते हैं बाकी याद करना ये होमवर्क है, वहां जाके याद कर लो, तब भी तुम्हें याद नहीं रह पाएगा, ये हम बता दें। तो ऐसे क्वेश्चन ना याद हो तो स्किप कर देना, इसका आंसर तो हम यहाँ बता दे रहे हैं, लेकिन ये हमने केवल इसलिए दिया है कि आपको देखो यहाँ नहीं याद हो रहा, 1% लोग ही सही कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आप जितनी जल्दी छोड़ देंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, या याद है तो लगा दो, इसमें समय नहीं, अगर आप सोच करके लगाओगे तो कभी मत लगाना, या तो कन्फर्म हो तभी लगाना, बिल्कुल रटा रटाया हो तब लगाना, ये ध्यान रखना। इसका आंसर तुम्हारा डी नंबर है, 3/2 mr स्क्वायर, 3/2 mr स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 19, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका चित्र है, इस चित्र में आपसे ये कह रहा है एक ग्रह सूर्य के चारों द्विवृत्ताकार मार्ग में गति कर दिखाई गई है, मतलब कि सर्कुलर पथ पे मूव, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूवमेंट है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है। एक प्लैनेट जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है अराउंड सन, तो ये अराउंड सन इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो कह रहा है इसमें ये जो एरियाज हैं वो सेम है, शेडेड पोर्शन एरिया सेम है, ये जो एरियाज हैं वो सेम है, मतलब A से B का एरिया और C से D का एरिया जो है वो एरिया जो है वो सेम दे रहा है। ये वाला एरिया सेम है A से B का, और C से D तक जाने के जो एरिया है वो सेम है। तो जो समय है T1 और T2 का रिलेशन क्या होगा, T1 एंड T2, जो इन एरिया को कवर करने का समय है, एरिया को कवर करने का जो समय है A से B तथा C से D तक जाने में लिए गए समय क्रमशः होंगे। तो जो एरिया है, जो समय है, उसका क्या होगा। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू 1/r पढ़ाया जाता है, तो V1/V2 बराबर R2/R1, यहाँ वेलोसिटी पूछ लिया जाता तो अलग अलग आता, क्योंकि ये आपको मानो ये R1 है, ये R2 है, तो यहाँ R1 का मान R2 से ज़्यादा है तो V1 का मान कम हो जाता, मतलब इधर वेलोसिटी कम हो जाती, ये V1 और ये V2 मानते तो V1 इज लेस देन V2, लेकिन यहाँ समय माना गया, समय बराबर होता है, क्योंकि द्वितीय नियम यही बताया गया है कि
क्षेत्रफल नियत, क्षेत्रीय चाल नियत है या लिए गए समय अंतरालों का, कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये पढ़ाया गया है, केपलर सेकंड लॉ में कहता है इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पढ़ते हो कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, तो एरिया सेम है, तो इसकी जो टाइमिंग है और इसकी टाइमिंग सेम है। तो सेकंड लॉ में T1 बराबर T2। लेकिन अगर ये कह देता यहाँ वेलोसिटी, यहाँ V1 है, यहाँ वेलोसिटी V2 है, तो V1 और V2 का रिलेशन ये आ जाएगा, तो R1 इज ग्रेटर देन R2, तो V1 इज लेस देन V2, बट T1 हमेशा बराबर रखना, T1 बराबर T2 रहेगा। समय बराबर रहता है, ग्रहों का क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। क्षेत्रीय चाल जो होती है वो नियत रहती है। अगला देखिए नेक्स्ट, ग्रह ए का गुरुत्वाकर्षण ग्रह बी का 9 गुना है, मतलब ग्रेविटी ऑफ ए इज 9 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ बी। और ए पर अगर आप 2 मीटर उछल पा रहे हैं, एच ऑफ ए जो है वो 2 मीटर है, तो अगर जी ऑफ ए 9 टाइम्स है तो एच ऑफ ए जो हो जाएगी, देखो G1 H1 बराबर कांस्टेंट होता है G1 H2, तो अगर हम जी ऑफ ए को कह रहे हैं 9 टाइम्स ऑफ जी ऑफ बी, तो एच ऑफ ए जो हो जाएगी 1/9 टाइम्स ऑफ एच ऑफ बी। अगर ए का गुरुत्वीय त्वरण 9 गुना ज्यादा है, बी का 9 गुना है, तो उसकी हाइट 1/9 गुना होगी, हाइट जस्ट इनवर्स होती है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तभी आपका ये फॉर्मूला आ पाएगा GA बराबर GB/HB, चाहे वैल्यू करके देख लो GB/HB। अगर GA की वैल्यू 9 GB रखोगे, HA रखोगे 1/9 कट जाएगा, GB/HB आ जाएगा, तब ये फॉर्मूला फॉलो करेगा। तो HA बराबर 1/9 HB, HA बराबर 1/9 HB। तो HA का मान तो आपको सीधे सीधे दिया है, तो HB कितनी आ गई, HB सीधे सीधे आ गई 9 टाइम्स ऑफ HA, वैल्यू रख लो, ये HA बराबर तुम्हारा 1/9 HB लिखा है, तो बस वैल्यू रख लो, 2 बराबर 1/9 HB, तो HB बराबर 9 दूनी 18। ओके, तो B पे जो हाइट होगी वो 18 मीटर हो जाएगी, क्योंकि B का जो है वो 1/9। अगर हमने इस तरीके लिखा है, पूछा उसने HB था, वैल्यू रख के चेक करोगे 18 मीटर आएगी। जिस जगह ग्रेविटी कम, ये 1/9 ऑफ GA हो गया, तो HB हो जाएगा सीधे 9 टाइम्स ऑफ HA, सीधे 18 मीटर आंसर। ऐसे करते देखो, लिखने का तरीका उसने ऐसे दिया था, तो हमने फिर HA बराबर 2 मीटर लिया। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो HA बराबर 1/9, वैल्यू रख लिया, हमने आंसर सॉल्व कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है G1 H1 बराबर G2 H2। जैसे चंद्रमा पे G/6 होगा, तो चंद्रमा पे जो ऊंचाई होगी वो 6 टाइम्स ऑफ अर्थ होगी। अगर हम यहाँ 10 मीटर उछल पा रहे हैं, अर्थ में 10 मीटर, तो चंद्रमा पे हम उछलेंगे 60 मीटर। अगला क्वेश्चन है, 30 डिग्री सेल्सियस से जल से भरी एक बंद बोतल में चंद्रमा पे ले जाई गई, 30 डिग्री सेल्सियस पे है, ध्यान दो। चंद्रमा पे वायु है ही नहीं, पहले या तो वायु बिल्कुल है नहीं, 0, वायुदाब बहुत कम है, वायुदाब बहुत कम होता है, मतलब प्रेशर बहुत कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम हो जाएगा और लेस देन 30 हो जाता है। जल उबलने लगेगा, चंद्रमा पे जल उबलने लगेगा, क्योंकि चंद्रमा पे बॉइलिंग पॉइंट लगभग 30 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे जल उबलने लगेगा, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो जाता है, वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग। इसको याद कर लो कि चंद्रमा पे बॉइलिंग पॉइंट लगभग 30 डिग्री है, तो नॉर्मल वाटर वहाँ उबलता हुआ प्रतीत होगा। जहाँ जो नॉर्मल वाटर है, यहाँ पे लगभग रूम टेम्परेचर 26-27 होता है, तो वहाँ पर वो 30 डिग्री वाला चीज़ जो है वो उबलने लगती है। अगला, ये आपको एक दे रहा है बल नियतांक। एक बल नियतांक आपके सामने प्रेजेंट है, K बराबर 2 × 10⁶ वो न्यूटन पर मीटर, और आयाम एम्पलीट्यूड दे रहा है 0.01 मीटर। कुल यांत्रिक ऊर्जा, अब इसकी यांत्रिक ऊर्जा मतलब यांत्रिक ऊर्जा का मतलब ही होता है पोटेंशियल एनर्जी और उसका यूज। कुल यांत्रिक ऊर्जा मतलब टोटल जो इसकी एनर्जी है वो कितनी, 160। एक बात हम बता दें, किसी भी
जब मैक्सिमम की बात करता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है भाई, बहुत ज़्यादा, टोटल के बराबर। इसी तरीके मैक्सिमम पोटेंशियल कितनी हो सकती है, मैक्सिमम पोटेंशियल भी टोटल से ज़्यादा थोड़ी चली जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी टोटल के बराबर जब काइनेटिक जीरो, और जब मैक्सिमम काइनेटिक में बदल जाएगी तो पोटेंशियल जीरो। तो मैक्सिमम, कभी भी मैक्सिमम की बात कर ले तो टोटल के बराबर ही होगी, बिना सॉल्व के टिक कर लो कि मैक्सिमम पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक जब भी बात आए तो टोटल के बराबर। तो कह रहा तो इसकी अधिकतम स्थितिज ऊर्जा 100 जूल, गलत, क्योंकि अगर मैक्सिमम पोटेंशियल की बात किया है तो मैक्सिमम पोटेंशियल टोटल के बराबर आनी चाहिए, जो गलत है। टोटल यहाँ पे 160 है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 100 जूल, ये भी गलत, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 160 जूल, बस यही सही है। अधिकतम स्थितिज ऊर्जा 160 होगी टोटल के बराबर, तो इसका सी नंबर सही होगा, सी नंबर इसका सही होगा, ये ध्यान दीजिए, सी नंबर सही होगा। कौन सा सही है इसका, सी नंबर सही है, इसकी अधिकतम टोटल के बराबर हो जाएगी। अगला देखो, किसी ताप पर आदर्श गैस का आयतन, ये एक रिपीट क्वेश्चन है, जो पहला वाला क्वेश्चन था उसी का तीसरा, उसी का है ये। तो इसका हमने आपको सॉल्व करा दिया, 546, इसकी सोल्यूशन है पहला नंबर। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन था वही 2 बार लग गया, इसमें फर्स्ट नंबर ही है ये। अगर देखो, दिए गए चित्र में धातु के बी गोले को हाथ से छू लेने पर उसका कौन सा आवेश रह जाएगा अगर आप इसको टच करोगे। जब आप इसको टच करोगे हाथ से, तो इसमें अगर देखो, प्लस का मतलब है कुछ ना कुछ कमी, जो प्लस पार्ट होता है वो ये बताता है कि इसमें कुछ ना कुछ कमी है। ये प्लस पार्ट जो है इसमें बता रहा है कि कमी है। और अच्छा, जिसमें, और जब तुम इसको छुओगे हाथ से तुम तो न्यूट्रल होगे, तो न्यूट्रल का मतलब ना कमी ना अधिकता। तुम भाई अगर तुमसे भिखारी मिल जाए रास्ते में, मानो तुम मुकेश अंबानी नहीं हो, हमें पता है कि मुकेश अंबानी, लेकिन भिखारी भी तो नहीं हो। अगर तुमसे रास्ते में भिखारी टकरा जाए, उसके बाद कुछ कमी है, वो तुमको टच कर ले, तो छूने पर 5-10 रुपये तो दे ही दोगे ना उसको। तो जब आप न्यूट्रल, कोई न्यूट्रल माने हम लोग से भिखारी कोई टकरा जाए तो हम उसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, पैसा दे देते हैं, तो उसकी कुछ प्लस खत्म हो जाती, तो इसका प्लस खत्म होगा। अगर हम इसको खत्म भी करेंगे तो इसका प्लस खत्म होगा, प्लस खत्म होगा तो इसमें केवल पॉजिटिव चार्ज बचेगा, रह जाएगा, तो प्लस खत्म किया जाएगा, प्लस खत्म होने लगेंगे तो निगेटिव बचेंगे केवल। ठीक है, आगे नेक्स्ट, किसी अचालक को प्रेरण द्वारा, ये कल का क्वेश्चन है बेटा, कल हमने इसको बताया था, किसी अचालक को प्रेरण द्वारा आवेशित नहीं कर सकते हैं, यह आंसर होगा इसका। अब देखिए बेटा, तो ये हमारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। इस तरीके से हमने 30 नंबर एसटी को ख़त्म कर दिया। 750 क्वेश्चन हो गए। अरे कुछ कम समझो कुछ ज़्यादा समझो, लेकिन हो गए लगभग इतने। ठीक, तो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।